बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर का नाम एटॉमिक स्ट्रक्चर और लेक्चर नंबर 3। आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। 1911 के अंदर रदरफोर्ड ने एटम के बारे में एक मॉडल दिया था, इसी वजह से इस मॉडल का नाम बन गया रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। क्योंकि ये मॉडल एटम का दिया था रदरफोर्ड ने, इसी वजह से इसके नाम से बना दिया गया रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। और ये कब पेश करा था? 1911 के अंदर। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है बोर्ड के अंदर और शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है बोर्ड के अंदर। जो लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से बन सकते हैं ना, वो ये वाले हैं हमारे पास। ये या तो ये लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, या हमारे पास ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, या ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है हमारे पास। ये मैं अभी आपको नहीं समझा रहा क्योंकि आपको भी समझ नहीं आएगा कि सवाल क्या पूछ रहा है हमसे। जब तक इस टॉपिक को आप समझोगे नहीं, उसके बाद ये समझ आएगा कि इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है हमारे पास। वो समझ आ गया? तो रदरफोर्ड जो था ना, रदरफोर्ड ने एटम के बारे में एक मॉडल दिया था, लेकिन उससे पहले भी एक थ्योरी आई थी एटम के बारे में। तो सबसे पहले जो एटम के बारे में थ्योरी दी थी ना, वो किसने दी थी? वो थी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। और इसके बाद आई थी रदरफोर्ड की, और इसके बाद आई थी बोहर की। यानी कि 3 थ्योरियाँ थी और आपके तीनों सिलेबस में मौजूद है। पहली थ्योरी का क्या नाम है? पहली थ्योरी का नाम है डाल्टन, और दूसरे मॉडल का क्या नाम है? रदरफोर्ड, और तीसरे उसका क्या नाम है थ्योरी का? उसका नाम है बोहर। समझ आ गए? जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी थी ना, वो क्या कहती थी? वो कहती थी कि हमारे पास एक मैटर लें, हम क्या लें? एक मादा लें। अगर उस मादे को तोड़ते हैं, अब उस मादे को हमने क्या करना है? तोड़ना है। डाल्टन बोलता था कि एक मादा है, अगर उस मादे को तोड़ते हैं, तोड़ने पर ना हमें छोटे छोटे से मिलेंगे पार्टिकल्स। हमें क्या मिलेंगे? छोटे छोटे पार्टिकल्स। और पार्टिकल्स का मतलब होता है ज़रात। हमें छोटे छोटे मिलेंगे पार्टिकल। इन पार्टिकल को अगर मैं मज़ीद तोड़ूँ, इस पार्टिकल को अगर मज़ीद तोड़ूँ, एक वक्त ऐसा आ जाता है कि इस पार्टिकल को मज़ीद तोड़ नहीं सकते। अब ये वो पार्टिकल है जिसको मज़ीद तोड़ नहीं सकते, तो इसने इस पार्टिकल को बोल दिया था एटम। इसने क्या बोल दिया? एटम बोल दिया था कि एक मैटर लें, यानी कि एक मादा है। मादा हर उस चीज़ को बोलते हैं जो वज़न रखता है और जगह घेरता है। कहता है अगर उसको हम तोड़ते हैं, तोड़ने पर ना हमें मिलते हैं छोटे छोटे से पार्टिकल। अगर उन पार्टिकल को मज़ीद तोड़ते जाए, एक वक्त ऐसा आ जाता है कि उस पार्टिकल को मज़ीद तोड़ नहीं सकते। उसे क्या बोल देते हैं? उसे एटम बोल देते हैं। तो सबसे पहले एटम को एटम किसने बोला था? डाल्टन ने बोला था। और वो एटम वो होता है जिसको मज़ीद तोड़ नहीं सकते। जैसे डाल्टन की थ्योरी आती है कि उसने डिस्कवर कर लिया था, यानी कि उसने पार्टिकल को बोला था एटम, तो बाद में मुख्तलिफ साइंसदानों ने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिए। और बाद में पता लगता है जो ये पार्टिकल होता है ना, ये जिसको एटम बोलते हैं, इसको मज़ीद हम तोड़ सकते हैं। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी पाया जाता है, इसके अंदर प्रोटॉन भी पाया जाता है, और इसके अंदर न्यूट्रॉन भी पाया जाता है। पहले कहता था डाल्टन के मुताबिक एटम को तोड़ नहीं सकते, बाद में पता लगता है कि एटम को तोड़ सकते हैं। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, प्रोटॉन भी होते हैं, और न्यूट्रॉन भी होते हैं हमारे पास। ये समझ आ गई? डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बाद डिस्कवर हुआ इलेक्ट्रॉन। क्या डिस्कवर हुआ? डिस्कवरी हुई इलेक्ट्रॉन की। इसके बाद डिस्कवर हुआ प्रोटॉन। डाल्टन ने एटम के बारे में थ्योरी दी, उसके बाद क्या डिस्कवर हुआ? डिस्कवर हुआ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है नेगेटिव। उसके बाद डिस्कवर क्या हुआ? उसके बाद डिस्कवर हुआ प्रोटॉन। अब ना जो रदरफोर्ड था ना, उसके बाद किसकी थ्योरी है? रदरफोर्ड की। इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हो चुका था, प्रोटॉन डिस्कवर हो चुका था, और ये दोनों आपके सिलेबस में मौजूद नहीं है कि किस तरह इसको डिस्कवर करा था हमारे पास। जैसे ही इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हो गया और प्रोटॉन डिस्कवर हो गया, तो जो रदरफोर्ड था, रदरफोर्ड ने सोचा जो छोटा सा जो एटम होता है ना हमारे पास, ये इस एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, इस एटम के अंदर जो प्रोटॉन है, इनकी तरतीब क्या होती है। यानी कि जो रदरफोर्ड ने एटम के बारे में जो मॉडल दिया था ना, वो इसलिए दिया था कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तरतीब को देखने के लिए। किस चीज़ की तरतीब को देखने के लिए? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की अरेंजमेंट को देखने के लिए कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कैसे रहते हैं एक एटम के अंदर। और अभी तक न्यूट्रॉन डिस्कवर नहीं हुआ था। रदरफोर्ड ने जो एटम के बारे में मॉडल दिया था ना, उससे पहले सिर्फ 2 चीज़ें डिस्कवर हुई थी, इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ था और प्रोटॉन। तो रदरफोर्ड ने इसी को चेक करने के लिए ना कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एटम के अंदर इनकी तरतीब क्या होती है, इसको चेक करने के लिए इसने अपना एक्सपेरिमेंट दिया था, अपना तजर्बा मतलब कि मॉडल वगैरह पेश किया था हमारे पास। ये समझ आ गया? तो आपके बुक में ये वर्डिंग लिखी हुई है, डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल।
इन 1911 के अंदर रदरफोर्ड परफॉर्म्ड का मतलब होता है प्रैक्टिकल करके दिखाना, एन एक्सपेरिमेंट तजर्बे का प्रैक्टिकल करके दिखाया रदरफोर्ड ने 1911 के अंदर। इन ऑर्डर टू नाउन जानने के लिए, दी अरेंजमेंट तरतीब किस चीज़ की, इलेक्ट्रॉन्स की, प्रोटॉन की, किसके अंदर, एटम के अंदर, एटम के अंदर प्रोटॉन की इलेक्ट्रॉन की तरतीब को जानने के लिए तजर्बा करा, परफॉर्म करके दिखाया रदरफोर्ड ने 1911 के अंदर। समझ आ गया? तो रदरफोर्ड ने सबसे पहले एक्सपेरिमेंट जब करा ना, तो रदरफोर्ड ने सबसे पहले एक गोल्ड फॉइल ली, क्या लिया, सोने का वर्क लिया, सोने का एक पेज लिया। तो रदरफोर्ड ने जब एक्सपेरिमेंट करा उसके लिए सबसे पहले उसने क्या लिया, गोल्ड फॉइल लिया, सोने का पेज लिया। इस सोने के पेज की जो मोटाई थी ना, मतलब कि जो पेज कितना मोटा था, मोटे को बोलते हैं थिकनेस, इसकी कितनी मोटाई थी हमारे पास, 0.004 सेंटीमीटर थी हमारे पास ये। तो रदरफोर्ड ने सबसे पहले लिया एक सोने का पेज लिया, उसको बोलते हैं गोल्ड फॉइल। फॉइल का मतलब होता है वर्क को बोल सकते हैं पेज। सोने का क्या लिया, पेज लिया। इसकी जो मोटाई थी ना वो कितनी थी, तो आपने इसको याद करने का तरीका ये होता है, यहाँ पे लगा देना है 4 और इसके पीछे मजीद 4 जीरो आएंगे, 1 0 2 3 4, तो यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट। समझ आ गया? तो यहाँ पे आ जाएगा सेंटीमीटर। जो गोल्ड फॉइल थी ना उसकी मोटाई कितनी थी, उसकी मोटाई थी 0.00004 सेंटीमीटर हमारे पास इसकी मोटाई थी। और आपको पता है ये हमारे पास सोने का पेज है, मतलब कि गोल्ड फॉइल है, इसके अंदर पाए जाते हैं एटम। और एटम को आपको ये भी पता है एटम के दरमियान में पाया जाता है एक न्यूक्लियस। क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के इर्द गिर्द क्या पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन। और रदरफोर्ड को अभी कुछ भी नहीं पता था कि इलेक्ट्रॉन्स की तरतीब क्या होती है, लेकिन आज के दौर में हमें पता है कि एटम के दरमियान में होता है न्यूक्लियस और इसके इर्द गिर्द होते हैं इलेक्ट्रॉन, होते हैं हमारे पास ही। समझ आ गया? क्योंकि ये एक हमारे पास गोल्ड फॉइल है, इसके अंदर जो एटम होंगे ना वो भी सोने के एटम होंगे और उनके दरमियान में एक न्यूक्लियस होता है, इसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन भी पाए जाते हैं हमारे पास ही। लेकिन रदरफोर्ड को अभी तक कुछ भी नहीं पता था, सिर्फ वो यही चेक करना चाह रहा था कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की जगह कहाँ पर होती है, एक मतलब कि एक एटम के अंदर। समझ आ गया? तो ये सबसे पहले इसने गोल्ड फॉइल ली, कितनी मोटाई थी, इतनी मोटाई थी। और इसके बाद ना इसने एक लिया बॉक्स। क्या लिया इसने, एक बॉक्स लिया। ये बॉक्स था ना, ये बना हुआ था, बॉक्स बना हुआ था हमारे पास ये लेड का। किस चीज़ का बना हुआ था ये, लेड, LED, लेड एक एलिमेंट, उसका एक उन्होंने एक बॉक्स लिया। तो एक बॉक्स लिया, वो कुछ चीज़ का बना हुआ था, वो लेड का बॉक्स बना हुआ था। इस बॉक्स के अंदर ना इन्होंने लिया एक एलिमेंट। क्या लिया, एक एलिमेंट लिया। रदरफोर्ड ने इस बॉक्स के अंदर एक लिया एलिमेंट, और वो एलिमेंट कौन सा था, वो था रेडियो एक्टिव। कौन सा था वो, रेडियो एक्टिव एलिमेंट था। अब ना बॉक्स लिया, कौन सा बॉक्स था, वो लेड बॉक्स था। तो उसके अंदर क्या लिया, उसने लिया एक एलिमेंट। कौन सा एलिमेंट लिया, रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया। रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या होता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट वो होता है जो खुद ब खुद शमाएँ बाहर निकालता रहता है। अगर आपसे कोई पूछे कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या होता है, तो आप बता देना कि वो एटम जो खुद ब खुद, या वो एलिमेंट जो खुद ब खुद शमाएँ बाहर निकालता रहता है, उसको बोलते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट। अच्छा, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट कौन सा था, ये रेडियो एक्टिव आपकी बुक में लिखा हुआ है पोलोनियम। कौन सा था ये, पोलोनियम था हमारे पास। ये पोलोनियम हमारे पास एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जो खुद ब खुद शमाएँ बाहर निकालता रहता है हमारे पास ये। और ये शमाएँ कौन सी बाहर निकाल रहा था, ये शमाएँ बाहर निकाल रहा था अल्फ़ा पार्टिकल्स की। किसकी बाहर निकाल रहा था, अल्फ़ा पार्टिकल्स की शमाएँ बाहर निकाल रहा था। समझ आ गए? सबसे पहले गोल्ड फॉइल लिया, इसकी मोटाई इतनी थी। उसके बाद उसने क्या लिया, एक बॉक्स लिया। किस चीज़ का बना हुआ था, वो लेड का बॉक्स था। इसके अंदर एक एलिमेंट लिया। कौन सा एलिमेंट लिया, रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया। और वो एलिमेंट कौन सा था, वो पोलोनियम था। और ये खुद ब खुद शमाएँ बाहर निकाल रहा था। और कौन सी शमाएँ बाहर निकाल रहा था, वो अल्फ़ा पार्टिकल्स वाली शमाएँ बाहर निकाल रहा था। अब ये सवाल पैदा होता है कि अल्फ़ा पार्टिकल्स क्या होते हैं। अब ये सवाल पैदा होता है कि अल्फ़ा पार्टिकल्स क्या होते हैं हमारे पास। आपको पता है जो हीलियम होता है ना, हीलियम का जो एटॉमिक नंबर होता है ना, हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2। एटॉमिक नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। अगर कोई आपसे पूछे कि हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, तो आप वो कहेगा कि 2 का मतलब क्या है, तो आपने बता देना है इसके अंदर 2 प्रोटॉन होते हैं हमारे पास ही।
समझ आ गया। एटॉमिक नंबर किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट कर रहा होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को। इसके अलावा जितने प्रोटॉन होते हैं ना उतने ही एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन भी होते हैं हमारे पास। ये समझ आ गए। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 यानी कि 2 प्रोटॉन और 2 ही क्या होते हैं इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे पास। इसी तरह इसके अंदर 2 न्यूट्रॉन भी होते हैं हमारे पास। प्रोटॉन पे चार्ज पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता हमारे पास। ये आपको ये भी पता है कि एक एटम होता है, तो ये एटम के दरमियान में एक होता है न्यूक्लियस। क्या होता है? एटम के दरमियान में एक होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है हमारे पास। इसके इर्द गिर्द होते हैं शेल। इसके इर्द गिर्द क्या होते हैं? शेल। और शेल के अंदर क्या होते हैं? शेल के अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन। एक जो एटम होता है ना, एटम के दरमियान में होता है एक न्यूक्लियस। लेकिन रदरफोर्ड को उस टाइम पर कुछ भी नहीं पता था, लेकिन आज के दौर में हमें पता है कि एक एटम होता है, एटम के दरमियान में होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसके इर्द गिर्द होते हैं शेल, शेल के अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे पास। तो इसके अंदर कितने प्रोटॉन है? इसके अंदर आपने लिख देना 2 प्रोटॉन है, और न्यूट्रॉन भी कितने इसके अंदर? 2 न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन भी कितने? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर किसी वजह से ना ये इलेक्ट्रॉन चला जाता है बाहर, इलेक्ट्रॉन क्या चला जाता है? बाहर, तो ये जो हीलियम होता है ना, हीलियम पे आ जाएगा +1 का मतलब पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि इसमें 1 इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो गई? इसमें 1 इलेक्ट्रॉन्स की हो गई कमी। अगर न्यूक्लियस के ना आखिरी शेल में से 1 इलेक्ट्रॉन चला जाता है, कितना इलेक्ट्रॉन चला जाता है? 1 इलेक्ट्रॉन चला जाता है, तो हीलियम के ऊपर डालेंगे +1। क्या डालेंगे? प्लस। इसका मतलब है इसमें 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। अगर किसी वजह से दूसरा इलेक्ट्रॉन भी चला जाता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? डबल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, यानी कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। इसके अंदर क्या? 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है हमारे पास। ही समझ आ गए। अपना हीलियम है जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स की क्या है? कमी है। इसी को बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। इसको क्या बोलते हैं? अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल्स वो होते हैं, क्या होता है? वो हीलियम का न्यूक्लियस होता है, वो हीलियम का न्यूक्लियस होता है। हीलियम के न्यूक्लियस के अंदर 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है हमारे पास। ये डबली पॉजिटिव चार्ज होता है हमारे पास। ये समझ आ गया। जो हीलियम होता है ना, हीलियम के अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन दोनों चले जाते हैं, जिसकी वजह से पीछे क्या रह जाता है? पीछे सिर्फ न्यूक्लियस रह जाता है। इसी को बोलते हैं अल्फा पार्टिकल्स। समझ आ गया। अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं? हीलियम का न्यूक्लियस होता है, इलेक्ट्रॉन उसके अंदर नहीं होती हमारे पास। ही समझ आ गया सर आपको ये? इसके बाद ना, तो जो एक्सपेरिमेंट करा था, इसके बाद इसने लगा दिया था, रदरफोर्ड ने यहाँ पर स्क्रीन लगा दी। यहाँ पर क्या लगा दी थी? एक स्क्रीन लगा दी थी, और स्क्रीन के ऊपर इसने क्या लगा दिया? स्क्रीन पे इसने लगा दिया जिंक सल्फाइड। जिंक सल्फाइड एक केमिकल लगा दिया था। तो रदरफोर्ड ने ना पूरे इसके ऊपर क्या लगा दी थी? एक स्क्रीन लगा दी। मतलब कि जो अल्फा पार्टिकल होते हैं ना, जब अल्फा पार्टिकल इस स्क्रीन से जाके टकराते हैं तो वहाँ पर चमक पैदा होती है। वहाँ पर क्या होती है? एक चमक पैदा होती है। वैसे अल्फा पार्टिकल हमें नज़र नहीं आते, लेकिन जब अल्फा पार्टिकल इस स्क्रीन पर जाके टकराते हैं, यानी कि इस पर केमिकल लगा होता है जिंक सल्फाइड, जैसे जाके टकराते हैं वहाँ पर चमक पैदा होती है, और हमें पता लगता है कि ना यहाँ पर कोई ना कोई, यानी कि यहाँ पर अल्फा पार्टिकल्स आके टकरा रहे हैं हमारे पास। ये समझ आ गया। तो स्क्रीन ली, स्क्रीन पर उसने क्या लगाया? जिंक सल्फाइड लगाया। जिंक सल्फाइड क्या करता है? अल्फा पार्टिकल जब जाके टकराते हैं, टकराने पर क्या करते हैं? चमक पैदा होती है हमारे पास। ये समझ आ गया सारा ये आपके पास। ये तो ये हमारा बॉक्स था, किस चीज़ का बॉक्स था हमारे पास? ये लेड बॉक्स था हमारे पास। ये क्या था? पोलोनियम हमारे पास था। और ये शिवाएँ जो बाहर निकल रही थी, ये शिवाएँ कौन सी थी? ये अल्फा पार्टिकल्स की शिवाएँ थी हमारे पास। ये समझ आ गया। इसके बाद ना मैं आपको डायरेक्ट समझा देता हूँ जल्दी से। तो हमारे पास ना जो सोर्स था ना, ये पोलोनियम था। और आपको ये भी बता देता हूँ, जो अल्फा पार्टिकल होते हैं ना, अल्फा पार्टिकल्स पे होते हैं पॉजिटिव, मतलब 2 पॉजिटिव चार्ज होते हैं, क्योंकि जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं ना, वो हीलियम का न्यूक्लियस होता है ना, उस पर डबल पॉजिटिव चार्ज होता है। यानी कि ये डबल पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है? अल्फा पार्टिकल्स है। तो जैसे इसने ना सोने के पेज में से ना अल्फा पार्टिकल्स को गुजारने पर देखता है कि ज़्यादातर जो अल्फा पार्टिकल्स थे ना, वो सीधे गुजर जाते हैं। और उसे कैसे पता लगता है कि सीधे गुजर गए? क्योंकि उसने यहाँ पे लगाई हुई थी स्क्रीन। यहाँ पे लगाई थी स्क्रीन। जैसे वो यहाँ से अल्फा पार्टिकल गुजारता है, गुजारने पर पता लगता है, चमक यहीं भी पैदा होती है। अगर देखो ना, यहाँ पर उसने अल्फा पार्टिकल को गुजारा, तो बिल्कुल अगर सीधा गुजर जाता है, अल्फा पार्टिकल उसने यहाँ से गुजारा और अल्फा पार्टिकल की चमक यहीं से पैदा होती है, तो इसका मतलब है कि जो अल्फा पार्टिकल सीधा गुजर जाता है हमारे पास। ये
और यहाँ पर जाकर स्क्रीन पर जाकर चमक पैदा होती है। तो जब रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट करा, एक्सपेरिमेंट करने से पता लगता है कि ज़्यादातर जो अल्फ़ा पार्टिकल्स है ना वो सीधे गुजर जाते हैं हमारे पास, वो क्या हो जाते हैं, सीधे गुजर जाते हैं। और कुछ पार्टिकल्स हमारे पास डिफ्लेक्ट हो जाते हैं, उनका जो एंगल होता है ना वो बहुत ज़्यादा कम होते हैं हमारे पास। और कुछ किसी का एंगल क्या होता है, ज़्यादा मुड़ जाते हैं, और कुछ तो टकराने के बाद बिल्कुल ही वापसी आ जाते हैं हमारे पास। ये तो यहाँ पे लिखा हुआ है मेजोरिटी ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि ज़्यादातर अल्फ़ा पार्टिकल पास गुजर के अनडिफ्लेक्टेड बगैर मुड़े, और स्मॉल डिफ्लेक्शन, और कुछ थोड़े से मुड़े, और कुछ ज़्यादा मुड़े, और कुछ वापसी आ गए हमारे पास। ये तो सिंपल जो रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट था ना, उसने एक्सपेरिमेंट करा, पता लगता है कि ज़्यादातर जो अल्फ़ा पार्टिकल्स है ना वो सीधे गुजर गए, क्योंकि यहाँ पे इसने स्क्रीन लगाई हुई थी, स्क्रीन पर चमक पैदा होती हुई नजर आ रही थी। और कुछ क्या, फॉर एग्जांपल उसने यहाँ से अल्फ़ा पार्टिकल मारा और उसने देखा चमक तो यहाँ पर पैदा होनी चाहिए थी, लेकिन चमक यहाँ पर पैदा होती है, तो ये सोचने लग गया कि ये पार्टिकल डिफ्लेक्ट क्यों हुआ हमारे पास। इसी तरह कि उसने अल्फ़ा पार्टिकल यहाँ से भेजा और यहाँ से टकराने के बाद यहाँ पर आ गया, और यहाँ पे इसने पीछे स्क्रीन लगाई हुई थी और यहाँ पर चमक पैदा हो रही थी हमारे पास। तो अब बस आपने यही याद करना है, जो ज़्यादातर जो अल्फ़ा पार्टिकल्स है ना वो सीधे गुजर गए सोने के पेज में से, और कुछ पार्टिकल्स क्या होगा, स्मॉल डिफ्लेक्शन हुई, और किसी की क्या हुई, ज़्यादा डिफ्लेक्शन हुई हमारे पास। ये समझ आ गया ये आपको। और ये आपने डायग्राम बनानी है बोर्ड के पेपर के अंदर, या तो ये डायग्राम बना लेना, या तो ये वाली डायग्राम भी आप बना सकते हो हमारे पास। ये समझ आ गया, ये बॉक्स भी बना सकते हो, ये लेड बॉक्स है हमारे पास, ये पोलोनियम है, तो मतलब यहाँ से अल्फा पार्टिकल्स जा रहे हैं, और ये सोने का पेज है यानी गोल्ड फॉयल है, इसके इर्द गिर्द स्क्रीन लगाई हुई है, इस पर क्या लगाया हुआ है, जिंक सल्फाइड लगाया हुआ है। तो कुछ पार्टिकल्स मुड़ गए और कुछ पार्टिकल्स क्या हो गए, सीधे गुजर गए हमारे पास। ये समझ आए। और इसके अलावा ना तो आपकी बुक में जो लिखा, आपकी बुक में लिखा हुआ है कि जो हमारे पास ना 10 लाख अल्फ़ा पार्टिकल्स है ना, 10 लाख अल्फ़ा पार्टिकल में से एक पार्टिकल जो था वो बिल्कुल वापसी आ जाते हैं हमारे पास। कितने, 10 लाख अल्फ़ा पार्टिकल में से एक पार्टिकल था जिसका एंगल वो जो वापसी आ जाता है, और इसका जो एंगल था ना वो एंगल कितना होता है, वो 90 डिग्री से ज़्यादा होता है हमारे पास। 90 डिग्री वाला मैं समझा देता हूँ। जैसे हमारे पास ना ये पार्टिकल इधर है हमारे पास, तो अल्फ़ा पार्टिकल्स यहाँ पर आ रहे हैं, तो यहाँ पर बनेगा इसका 90 डिग्री। तो अगर 10 लाख पार्टिकल में से ना सिर्फ एक पार्टिकल था जो 90 डिग्री से ज़्यादा मुड़ जाता था हमारे पास, यानी कि इधर पे पीछे आ रहा था हमारे पास। ही अब आपकी बुक में जो लिखा हुआ है ना वो ये लिखा हुआ है रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है तजर्बा। यहाँ पे लिखा हुआ है रदरफोर्ड बम्बार्डेड, रदरफोर्ड ने बमबारी करी, किस चीज़ की करी, अल्फ़ा पार्टिकल्स की। रदरफोर्ड ने क्या करी, बमबारी करी, किस चीज़ की करी, अल्फ़ा पार्टिकल्स की। किस पर करी, ए वेरी थिन गोल्ड फॉयल, बहुत ज़्यादा बारीक सोने का वर्क अबाउट, उसकी मोटाई कितनी थी, 0.0004 सेंटीमीटर थिकनेस इसकी मोटाई थी विद अल्फ़ा पार्टिकल। समझ आ गया। रदरफोर्ड बम्बार्डेड ए वेरी थिन गोल्ड फॉयल, बहुत ज़्यादा बारीक सोने का वर्क, तकरीबन उसकी मोटाई इतनी थी विद अल्फ़ा पार्टिकल। समझ आ गया। रदरफोर्ड ने बमबारी करी अल्फ़ा पार्टिकल्स की, और किस पर करी, सोने के पेज के ऊपर। उसकी मोटाई कितनी थी, 0.00004 सेंटीमीटर थी हमारे पास ये। अच्छा, इसके बाद बात होती है कि जो अल्फ़ा पार्टिकल्स थे ना वो पैदा कहाँ से हो रहे थे। ही यूज्ड, इसने इस्तेमाल करा अल्फ़ा पार्टिकल्स को ऑब्टेन, जो हासिल हो रहे थे, फ्रॉम द डिसइंटीग्रेशन। डिसइंटीग्रेशन का मतलब टूट फूट की चीज़ की टूट फूट हो रही थी। पोलोनियम, पोलोनियम जो था ना वो खुद ब खुद शुमाएं बाहर निकालता रहता है, यानी कि खुद ब खुद वो टूटता रहता है, और वो हमें अल्फ़ा पार्टिकल में उससे निकलते रहते हैं हमारे पास। समझ आ गया। ही यूज, इसने इस्तेमाल करा अल्फ़ा पार्टिकल्स को, वो हासिल होता है कहाँ से होता है, पोलोनियम से, क्योंकि वो खुद ब खुद टूटता रहता है हमारे पास ये। इसके बाद अल्फ़ा पार्टिकल्स आर हीलियम न्यूक्लियाई, ये मैंने आपको पहले समझा दिया था। अल्फ़ा पार्टिकल्स क्या होता है, हीलियम का न्यूक्लियाई होता है। अगर एक की बात करेंगे तो न्यूक्लियस, अगर एक से ज़्यादा अल्फ़ा पार्टिकल्स की बात करेंगे तो हीलियम का न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई का मतलब एक से ज़्यादा न्यूक्लियस की बात हो रही है हमारे पास ये। अल्फ़ा पार्टिकल्स आर हीलियम न्यूक्लियाई, उसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। डेट आर डबली पॉजिटिव चार्ज, उन पर चार्ज भी क्या होता है, डबल पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी कि इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, और 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं हीलियम के अंदर, और दोनों इलेक्ट्रॉन मौजूद अब नहीं है। सिंपल पीछे क्या मौजूद है, इसके पीछे मौजूद है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद है। प्रोटॉन 2, न्यूट्रॉन भी 2 मौजूद होते हैं अल्फ़ा पार्टिकल्स के अंदर। और मोस्ट ऑफ दीज पार्टिकल्स, ज़्यादातर पार्टिकल पास्ट गुजर गए, स्ट्रेट सीधे, थ्रू द फॉयल पेज में से, यानी वर्क में से ज़्यादातर पार्टिकल सीधे गुजर गए। अच्छा, ओनली फ्यू पार्टिकल्स, कुछ पार्टिकल्स वर्ड स्लाइडली डिफ्लेक्ट, थोड़े बहुत मुड़ गए हमारे पास ही। अच्छा, बट लेकिन एक इन 1 मिलियन, 1 मिलियन का मतलब 10 लाख, 10 लाख में से सिर्फ एक वाज डिफ्लेक्ट, मुड़ गया
थ्रो एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से ज़्यादा मुड़ गया फ्रॉम दियर स्ट्रेट पाथ। समझ आ गया? वो कह रहे जो 10 लाख पार्टिकल में 10 लाख अल्फ़ा पार्टिकल में थे ना, उनमें सिर्फ एक अल्फ़ा पार्टिकल, उसका एंगल कितना था, 90 डिग्री से ज़्यादा डिफ्लेक्ट हुआ हमारे पास। ये समझ आ गया? ये जो फॉर एग्जांपल ये जो एंगल, ये जो वापसी है, ये 10 लाख अल्फ़ा पार्टिकल में से एक अल्फ़ा पार्टिकल 90 डिग्री से वापसी बैक आ गया हमारे पास। ये समझ आ गया इस बात का? और इसके बाद रदरफोर्ड परफॉर्म्ड, जो रदरफोर्ड था ना, अभी तो मैंने आपको समझा दिया कि इसने सोने का पेज इस्तेमाल करा। किस चीज़ का इस्तेमाल करा? गोल्ड फॉयल इस्तेमाल करा। लेकिन उसने ना गोल्ड फॉयल की जगह दूसरे एलिमेंट भी इस्तेमाल करा, यानी कि उसने कॉपर की शीट ली होगी, मतलब मुख्तलिफ एलिमेंट की उसने शीट लगाई, फॉयल लगाई, तो एक्सपेरिमेंट सबका सेम आ रहा था हमारे पास। ये रदरफोर्ड परफॉर्म्ड, रदरफोर्ड ने प्रैक्टिकल करा ए सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट, तजर्बे किए यूजिंग, इस्तेमाल करा थिन फॉयल बारीक पेज की चीज़ का, अदर एलिमेंट्स का, जो आपकी बुक में लिखा हुआ है गोल्ड का, और बाकी दूसरे भी इसने एलिमेंट इस्तेमाल किए थे, और सबका रिजल्ट क्या था? सेम था हमारे पास। ये ही ऑब्जर्व्ड, इसने मुशाहिदा करा सिमिलर रिजल्ट, एक जैसा रिजल्ट फ्रॉम दीज एक्सपेरिमेंट, एक जैसा रिजल्ट था एक्सपेरिमेंट का हमारे पास। ये समझ आ गया? ये यहाँ तक आपने याद करना है रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है व्हाट इज रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, तो इसको यहाँ तक आप लिख लेना और डायग्राम भी बनानी है आप। अब रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किया था ना, उसका नतीजा क्या निकला, यानी कि कंक्लूजन बताओ। तो रदरफोर्ड मेड द फॉलोइंग कंक्लूजन्स, कंक्लूजन्स का मतलब होता है नतीजा, यानी कि रदरफोर्ड ने मंदरा झेल नताइज अखज़ की है। तो पहला जो उसका ना नतीजा वो ये है कि ज़्यादातर जो अल्फ़ा पार्टिकल्स है ना, वो सीधे गुजर जाते हैं, क्योंकि जो एक एटम होता है ना, उसके दरमियान में जो जगह होती है वो ज़्यादातर खाली होती है हमारे पास। ये समझ आ गया? जो अल्फ़ा पार्टिकल थे ना, अल्फ़ा पार्टिकल ज़्यादातर सीधे गुजर गए। सीधे गुजरने का मतलब ये होता है कि एक जो एटम होता है उसके दरमियान में जो जगह होती है ज़्यादातर क्या होती है, वो खाली होती है हमारे में, जिसकी वजह से अल्फ़ा पार्टिकल सीधे गुजर जाते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सिंस, चूँकि मेजॉरिटी ज़्यादातर ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल्स पास्ड गुजर गए थ्रो द फॉयल, किसके जरिए, किसके अंदर से गुजर गए? फॉयल में से, अनडिफ्लेक्टेड, बगैर मुड़े। समझ आ गई? और यहाँ पे क्या है? चूँकि ज़्यादातर अल्फ़ा पार्टिकल्स गुजर गए बगैर मुड़े फॉयल में से, पेज में से, क्योंकि एक एटम जो होता है ना, उसके दरमियान में खाली जगह ज़्यादा होती है। मोस्ट ऑफ द स्पेस, स्पेस बोलते हैं जगह, मोस्ट मतलब ज़्यादातर जो जगह होती है ना, अकोपाई, घेरी होती है, किसने? एटम ने। मस्ट बी एम्प्टी, क्या होती है? वो खाली होती है। एक एटम ने जो जगह घेरी होती है ना, ज़्यादातर उसके दरमियान में क्या होती है? खाली होती है, जिसकी वजह से अल्फ़ा पार्टिकल सीधे गुजर गए हमारे पास, बगैर किसी चीज़ के टकराए हुए हमारे पास। ये समझ आ गए? और यहाँ पर बात हो रही है कि जो कुछ पार्टिकल्स है ना, कुछ पार्टिकल यानी कि 10 लाख में से ना एक पार्टिकल जो 90 डिग्री से ज़्यादा डिफ्लेक्ट हुआ था ना, वो किसकी वजह से हुआ था? क्योंकि वो कह रहा है जो अल्फ़ा पार्टिकल होते हैं ना, अल्फ़ा पार्टिकल पे होते हैं डबल पॉजिटिव चार्ज। अल्फ़ा पार्टिकल के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? अल्फ़ा पार्टिकल के ऊपर डबल पॉजिटिव चार्ज होता है। और जो एटम के दरमियान में एक जो न्यूक्लियस होता है ना, न्यूक्लियस पे भी चार्ज होता है पॉजिटिव। वो कह रहे जैसे ही अल्फ़ा पार्टिकल न्यूक्लियस के नज़दीक जाते हैं, नज़दीक जाने पर ना इस पर पॉजिटिव चार्ज, इस पर भी पॉजिटिव चार्ज, जिसकी वजह से इनके दरमियान में होती है रिपल्शन। इनके दरमियान में क्या होती है? रिपल्शन। आपको पता है जैसे पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं, और नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं, जिसकी वजह से इनके दरमियान में एंगल क्या होता है? 90 डिग्री से ज़्यादा हो जाता है, यानी कि ज़्यादा डिफ्लेक्शन हो जाती है हमारे पास। ये तो यहाँ पे लिखा हुआ है डिफ्लेक्शन, मुड़ जाना, ऑफ ए फ्यू, कुछ अल्फ़ा पार्टिकल्स का, थ्रो एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री, जो होकर अल्फ़ा पार्टिकल्स का ना, कुछ अल्फ़ा पार्टिकल्स का मुड़ जाना 90 डिग्री के ऊपर, शो डैट, ये जाहिर करता है दीज पार्टिकल्स, ये ज़रात आर डिफ्लेक्टेड, मुड़ गए बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन का मतलब ये होता है कि पॉजिटिव मतलब क्या? जिसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज मौजूद हो। अल्फ़ा पार्टिकल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और न्यूक्लियस पे चार्ज कौन सा? पॉजिटिव चार्ज है, जिनकी वजह से इन दोनों में क्या हो जाती है? रिपल्शन शुरू हो जाती है। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब चार्जेस मौजूद होते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन बिटवीन द पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल्स एंड पॉजिटिवली चार्ज पार्ट ऑफ द एटम, जिसकी वजह से इनके दरमियान में रिपल्शन हो जाती है। समझ आ गया? जो ये ग्रेटर देन जो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? क्योंकि जो अल्फ़ा पार्टिकल होते हैं उस पर भी पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो एटम के दरमियान में न्यूक्लियस होता है उस पर भी पॉजिटिव चार्ज होता है हमारे पास। ये समझ आ गए? इसके बाद तो यहाँ पर लिखा हुआ है इन्होंने
मैसिव अल्फा पार्टिकल्स, वजनी अल्फा पार्टिकल्स आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रॉन। आपको पता है एटम के इर्द गिर्द मौजूद होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ये जो अल्फा पार्टिकल्स हैं इनकी वजह से डिफ्लेक्ट नहीं हो रहे थे, क्योंकि अल्फा पार्टिकल वजनी होते हैं और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, वो हल्के होते हैं। तो यहाँ पे लिखा है वजनी अल्फा पार्टिकल नहीं मुड़ते, किसकी वजह से, इलेक्ट्रॉन की वजह से। जो इलेक्ट्रॉन का जो वजन होता है ना वो कितना होता है, इतना होता है, ये बहुत ज़्यादा कम होता है। और ये जो अल्फा पार्टिकल का वजन क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से अल्फा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन की वजह से डिफ्लेक्ट नहीं होते, बल्कि एटम के दरमियान में न्यूक्लियस होता है उसकी वजह से डिफ्लेक्ट होते हैं हमारे पास ये। अब हेडिंग बना लेना डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, क्योंकि जो रदरफोर्ड था ना, रदरफोर्ड ने डिस्कवर किया था न्यूक्लियस को। किस चीज़ को डिस्कवर करा था, न्यूक्लियस को। और जो एटम था ना, सबसे पहले जो एटम को एटम बोला था ना, वो बोला था डाल्टन ने। किसने बोला था, डाल्टन ने। और रदरफोर्ड ने क्या करा था, रदरफोर्ड ने डिस्कवर करा था न्यूक्लियस को। और इसने ना इस किससे ताल्लुक़ बोला, इसने बोला जो सोलर सिस्टम होता है ना, सोलर सिस्टम के दरमियान में एक होता है सूरज, दरमियान में क्या होता है, एक सूरज होता है, यानी कि दरमियान में होता है सन। इसके इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं मुख्तलिफ प्लैनेट, मतलब कि मुख्तलिफ, यानी कि इसके इर्द गिर्द क्या घूम रही है, इसके इर्द गिर्द घूम रही होती है ज़मीन। इसने बोला जो एक एटम होता है ना, एक एटम के दरमियान में होता है न्यूक्लियस, यानी कि जो सूरज है ना, सूरज को इसने बोल दिया एक न्यूक्लियस है। इसके इर्द गिर्द जो घूम रहे हैं ना, यानी कि इसके इर्द गिर्द घूम रही है ज़मीन, तो ज़मीन को इसने क्या बोल दिया, इसने बोल दिया ये इलेक्ट्रॉन होता है। ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे पास। एक जो सूरज है, सूरज हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस है। इसके इर्द गिर्द जो मुख्तलिफ हमारे पास ना सोलर सिस्टम, मतलब कि ये इसके इर्द गिर्द जो सियारे घूम रहे होते हैं, यानी कि ज़मीन वगैरह घूम रही है, इसने क्या बोल दिया, ये इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ये किस लाइन में घूम रहे होते हैं ना, इस लाइन को बोल दिया इसने ऑर्बिट। एक जो ऑर्बिट होता है ना, यानी कि एक शेल होता है, उसके अंदर क्या इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं और दरम्यान में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। इसने बिल्कुल सिमिलर बना दिया सोलर सिस्टम की तरह। तो ही प्रपोज्ड, इसने पेश करा ए प्लैनेटरी मॉडल, सियारों का मॉडल सिमिलर टू द सोलर सिस्टम। और किससे मिलता जुलता था, सोलर सिस्टम से मिलता जुलता था। फॉर एन एटम, एक एटम के लिए। समझ आ गया। और आपकी बुक में ये लिखा हुआ है, एन एटम, एक एटम इज ए न्यूट्रल पार्टिकल। एक एटम क्या होता है, न्यूट्रल पार्टिकल होता है। न्यूट्रल पार्टिकल का मतलब वो होता है जिसके ऊपर ना तो पॉजिटिव चार्ज होता है और ना तो नेगेटिव चार्ज होता है। जैसे हमारे पास हीलियम है ना, हीलियम का जो एटॉमिक नंबर होता है, हीलियम का जो एटॉमिक नंबर कितना होता है, हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना, हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, यानी कि इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके अंदर क्या होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 2 क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं हमारे पास। हीलियम का हमने बोला एटॉमिक नंबर 2, यानी कि इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने, 2, और इलेक्ट्रॉन भी कितने होते हैं, 2 होते हैं हमारे पास। अब इसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव 2, इस पर चार्ज कितना, नेगेटिव 2, जिसकी वजह से एक दूसरे को क्या कर देते हैं, इसके चार्ज को ये कैंसिल कर देते हैं। इसी वजह से हम सिंपल लिख देते हैं हीलियम। तो ना तो इस पर पॉजिटिव लिखते हैं ना तो नेगेटिव लिखते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, जिसकी वजह से एक दूसरे चार्ज को क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। इसको बोलते हैं न्यूट्रल पार्टिकल। एन एटम इज ए न्यूट्रल पार्टिकल, द मास ऑफ एन एटम। अब हम ये भी पता होता है, एक जो एटम होता है ना, उसके दरमियान में होता है न्यूक्लियस, उसके अंदर होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। एक एटम जो होता है ना, उसका जो सारा वजन होता है वो किसके दरमियान में होता है, वो किसकी वजह से होता है, वो न्यूक्लियस की वजह से होता है। अगर आपसे कोई पूछे तो एक जो एटम होता है उसका सारा वजन कहाँ पर होता है, तो आप बता देना उसके न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है। उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और प्रोटॉन और न्यूक्लियस पे चार्ज कौन सा होता है, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है हमारे पास। तो ये बात ये कह रहे हैं कि जो सारा जो वजन होता है ना, वो कहाँ पर मौजूद होता है, वो एटम के न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है। ये तो यहाँ पर लिखा हुआ है द मास ऑफ एन एटम, जो वजन होता है एटम का, इज कंसनट्रेटेड, मरकूज होता है, इकट्ठा होता है, किसका, इन ए वेरी स्मॉल डेंस, बहुत ज़्यादा छोटा भारी पॉजिटिवली चार्ज रीजन। इस रीजन को क्या बोलते हैं, इस रीजन को बोलते हैं न्यूक्लियस। ही नेम्ड दिस रीजन हैज़ न्यूक्लियस। इस रीजन को क्या बोलते हैं, इस रीजन को बोलते हैं न्यूक्लियस। यानी कि सबसे पहले डिस्कवर करा था न्यूक्लियस, किसने डिस्कवर करा था, रदरफोर्ड ने। इसके बाद द इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग, इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के गिर्द, इन सर्कल, एक दायरे में। इन दायरे को क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं ऑर्बिट्स। दीज सर्कल्स आर कॉल्ड ऑर्बिट्स। समझ आ गया। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन घूमते हैं न्यूक्लियस के गिर्द, और वो जो जिसके गिर्द लाइन में घूम रहे होते हैं ना, उसको क्या बोल देते हैं, उनको बोल देते हैं ऑर्बिट्स या शेल बोलते हैं हम। ये समझ आ गया।
इसके अलावा ये नोट लिख लेना हेडिंग बना के। हमारे पास ना किसी भी फॉर एग्जाम्पल मैं ये इलेक्ट्रॉन अगर घूम रहा है ना, फॉर एग्जाम्पल ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, घूम रहा है, तो इसको ना इलेक्ट्रॉन को एक बाहर की तरफ फोर्स खींच रही होती है, एक अंदर की तरफ इसको फोर्स खींच रही होती है। जब ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है ना, अगर वो बाहर की तरफ जाए उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अगर हम कोई पत्थर बनाकर उसको रस्सी बांध कर घुमाए ना, तो घुमाने की वजह से ना इलेक्ट्रॉन वो जो पत्थर होता है दूर की तरफ जाता है, उस फोर्स को बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और आपको पता है जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है नेगेटिव, और जो न्यूक्लियस होता है न्यूक्लियस पे चार्ज कौन सा होता है, पॉजिटिव होता है। ये इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव और ये प्रोटॉन पे, इस पे न्यूक्लियस पे पॉजिटिव, ये एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं जाता हमारे पास से। दी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, बाहर लेके जाने वाली फोर्स, ड्यू टू रिवॉल्विंग, घूमने की वजह से, इलेक्ट्रॉन के घूमने की वजह से बाहर जाने वाली फोर्स पैदा हो जाती है। बैलेंस हो जाता है किसकी वजह से, दी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, किसके दरमियान में, अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस पे चार्ज पॉजिटिव और उस पे चार्ज होता है नेगेटिव, जिसकी वजह से क्या हो जाती है, बैलेंस हो जाती है। अभी तक के लिए थैंक यू सो